नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच में एकनाथ शिंदे का पलटवार उद्धव ठाकरे पे और उद्धव ठाकरे का व्हिप जारी करना एकनाथ शिंदे पे। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फरहान सर। फरहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पे। देखिए फरहान जी, हम महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र की बात शुरू होती है तो बाला साहेब ठाकरे से होती है। बाला साहेब ठाकरे ने अपने आप को देखिए एक कट्टर हिंदुत्ववादी कहा था, जो कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रही थी। लेकिन अब देखिए कि उनके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन उनकी सरकार के देखिए जो नेतागण हैं, 40 से ज्यादा नेता देखिए अपने आप को कट्टर शिव सैनिक हिंदुत्व बताते हुए पार्टी से अलग होकर देखिए गुवाहाटी में जाके बस जाते हैं। अब देखिए इस घमासान में अब क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। देखिए व्हिप जारी कर दिया उन्होंने, उनको विधानसभा जो उपराज्यपाल उप डिप्टी स्पीकर है जो, उनको देखिए व्हिप जारी करा उन्होंने। अब इस व्हिप जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने जो उनको बोला है कि देखिए आप हमें नहीं धमका सकते, तो इसके बाद का आपको क्या समीकरण लग रहा है फरहान जी? क्या हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, कहीं ना कहीं शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत यह चाहते हैं कि जो विधायक हमसे दूर हैं जी, वह किसी भी तरह से हमारे पास आ जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो है वह लग रहा है कि यदि इतना बहुमत प्राप्त हो गया तब तो सरकार के लिए खतरा है। तो उन्होंने करीब 12 विधायकों पर व्हिप जारी करवा दिया और यह पूरा खेल शरद पवार का है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है शरद पवार के काफी करीबी माने जा रहे हैं जी। तो शरद पवार से 2 घंटे बात होती है, फोन में बात होती है और 2 घंटे बाद ही व्हिप जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शरद पवार अपनी दोस्ती का भी फायदा उठा रहे हैं, और जो कि राजनीति में हमेशा देखा जाता है। तो सीधी सीधी बात यही है कि शिवसेना चाहती है कि उनके विधायक पहले महाराष्ट्र आ जाएं, फिर हम उन्हें मना लेंगे। जैसा कि आपने देखा बीते दिन कि संजय राउत कह रहे थे कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका महाराष्ट्र में, मुंबई में निकलना चलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक खुली धमकी दे रहे हैं संजय राउत। तो इससे साफ पता चलता है कि शिवसेना कहीं ना कहीं चाहती है कि पहले उनके विधायक उनके पास वापस आ जाएं, वह अपने आप ही मान जाएंगे। और यही बात शायद एकनाथ शिंदे को भी पता है, इसलिए वह लगातार गुजरात या गुवाहाटी जहां बीजेपी की सरकार है वहीं विधायकों को उन्होंने रोक रखा है। तो मतलब आपका कहना है कि जो इसके पीछे देखिए जो भी महाराष्ट्र में जो इस वक्त घमासान हो रहा है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, मतलब कि शिवसेना के अंदर ही हो रहा है। लेकिन इस पे देखिए शरद पवार का पहले भी देखिए बयान आ चुका है, उन्होंने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप अब बोल रहे हैं कि देखिए डिप्टी स्पीकर उनके दोस्त हैं, तो ये सब देखिए हो सकता है, ऐसे कयास जरूर लगा सकते हैं कि ये इसके पीछे सब कुछ शरद पवार कराने दो। तो इनकी शरद पवार की देखिए आखिर का मंशा क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं? देखिए, शरद पवार ने जब शुरुआती दौर में यह कहा कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है, तो उन्हें यह नहीं लग रहा था कि सरकार गिरने तक बात पहुंच जाएगी। और जब बात सरकार गिरने पे आएगी तब यह मामला शिवसेना का नहीं रह जाएगा, बल्कि महाविकास अघाड़ी का हो जाएगा। उसमें एनसीपी का भी यह मामला होगा, कांग्रेस का भी यह मामला होगा। तो शरद पवार कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाएंगे और वह यही चाहेंगे कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी हाथापाई की जाती है, पूरे प्रयास किए जाते हैं सरकार में बने रहने के लिए ही किए जाते हैं। वही गिर गई तो क्या मतलब निकला? तो शरद पवार वाकई में जो पहले उन्होंने कहा कि हमारा यह उसमें इंटरनल मैटर है, हमारा इसमें कोई मामला नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जब मामला महाविकास अघाड़ी पे आ गया तो ऑटोमेटिकली उतरना पड़ेगा, स्वाभाविक है ये। तो शरद पवार उतरे हैं और वह यही चाहते हैं कि विधायक वापस आ जाए और यह सरकार चलती रहे, क्योंकि यदि महाराष्ट्र में एक बार बीजेपी बिना शिवसेना के गठबंधन के काबिज हो जाती है, देखिए आप अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं, फिर बीजेपी को हटाना मुश्किल हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में एक बदलाव देखने को मिला था, भले ही बाद में सरकार गिर गई। राजस्थान में भी बदलाव देखने को मिला, लेकिन अधिकतर राज्यों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख ले या उत्तराखंड देख ले या फिर गुजरात देख ले, आने वाले समय में हिमाचल में जो परिणाम देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे शरद पवार हो या कांग्रेसी नेता हो, वह यह नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से महाराष्ट्र में अपने पैर जमाए। बिल्कुल। तो वही देखिए पहले पहुंचे देखिए 30 ने, अगर शुरुआत से शुरू करिए तो देखिए यहाँ पे पहले
जब ऐसा जो कयास वो लगा रहे थे, जब एकनाथ शिंदे ने जो वजह बताई थी इसकी, तो बोला था कि उद्धव ठाकरे हमें देखिए ढंग से टाइम भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते, ठीक है। उसके बाद फिर जाते हैं, सबसे पहले 3 नेताओं को अपने भेजते हैं, उसके पीछे 15 और लाते हैं अपने साथ, सूरत में बुलाते हैं। फिर देखते देखते देखिए यहाँ पे एक वीडियो जारी होती है कल परसों में, वहां पे 42 दिखते हैं। अब उसके बाद देखिए कल शाम को 3 और जाते हैं। तो ये मतलब आप देखिए कि लगातार जो उद्धव ठाकरे का जो पल रहा है वो देखिए लगातार ढीला होता जा रहा है। और आपने अगर कांग्रेस की बात की थी इसमें, कि कांग्रेस के भी देखिए 14 सांसद है इसमें, इस वक्त 14 से ज्यादा है जो, तो उनकी भी भूमिका साफ साफ इसमें हो सकती है। लेकिन कांग्रेस देखिए कहीं भी इसमें हमें किसी भी वार्तालाप में, आप देखिए किसी भी बयानबाजी में दिखती नजर नहीं आ रही। हाँ, खड़गे ने देखिए वहां पे इसमें महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बोला तो जरूर था, लेकिन वो इतना ही देखे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए मुंबई में थी, ऐसा जो कयास लगाए गए थे उसमें कि वो मुंबई एयरपोर्ट पे थी, वहां से देखिए वो मालदीव्स के लिए निकल गई। तो प्रियंका गांधी की भी देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष के उसमें पद पे होने के कारण, जो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, जब वो यहाँ पे उन्होंने चुनाव हारा था, जब 2 सीट आई थी उत्तर प्रदेश की, तो इतने बड़े देखिए नेता होने के बावजूद वहां पे उन्हें ये होना चाहिए था कि देखिए जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें भी देखिए अपना थोड़ा सा योगदान दें, वहां पे समझाए बुझाए लोगों को। लेकिन वहां क्या करा प्रियंका गांधी ने, वहां पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट से सीधा मालदीव चलेगी। तो कांग्रेस को देखिए एक तरह से हार सी मान चुकी है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता ही कि देखिए अगर सरकार गिरेगी, चाहे सरकार रहे चाहे ना रहे, हमें तो देखिए तीसरी नंबर की पार्टी में बने रहना होगा। देखिए जो महाविकास अघाड़ी की सत्ता चल रही है जी, उसके जो प्रमुख चेहरा है या उनमें जो भी प्रमुख है वह शरद पवार है। बिल्कुल। खुद उद्धव ठाकरे भी शरद पवार से ही सलाह लेते रहे पूरी सरकार के दौरान और बनने के दौरान भी जी। तो प्रियंका गांधी का वहां कोई योगदान नहीं हो सकता। देखिए प्रियंका गांधी एक चेहरा तो हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी राजनीतिक नहीं है वह जी। उनका राजनीति से कोई बहुत बड़ा जुड़ाव नहीं है। वह राजनीतिक परिवार से है, लेकिन राजनीति में अभी तक कुछ किया नहीं है जी। तो इसलिए वहां शरद पवार ही काफी है। और जो ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे हमें समय नहीं देते थे, विधायकों के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो अब तक की जो मैंने खबरें देखी हैं और समझा है मैंने, तो मुझे यह लगता है कि यह सिर्फ एक सबसे बड़ा झूठ है जी। यह सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कारण यह है कि देखिए शरद पवार की पार्टी में ही है, महिला नेता है यामिनी नाम की, तो उनके घर भी सीबीआई की रेड पड़ी जी, ठीक है, और समन भी जारी किया उनको ईडी ने जी। और उस रेड में देखिए उनकी 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई जी। और 130 करोड़ के लगभग 1 दर्जन फ्लैट हैं जी, वो भी सामने आए निकल कर। जी। तो यानी कि ईडी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी वह, और उनके साथ लगातार उद्धव ठाकरे खड़े रहे जी। और यह क्या भाजपा पे आरोप लगाते रहे कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है भाजपा का। जी। तो देखिए उनको तो समय दिया जी। लेकिन वह महिला नेता भी एकनाथ शिंदे के साथ चली जाती है, तब उनके लिए तो ये समस्या नहीं है कि उद्धव ठाकरे समय नहीं दे रहे, बल्कि जब आप मुसीबत की घड़ी में हैं उस वक्त कोई साथ खड़ा होता है तो वही सबसे बड़ा सहयोगी होता है। और उद्धव ठाकरे ने ये करके दिखाया, तब आप वहां क्यों चली जाती हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि ईडी का डर है और सीबीआई की इंक्वायरी का डर है, इसी डर के कारण तमाम नेता कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ गए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है। देखिए उनको रिसीव करने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों के साथ देखा गया है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विधायक किसी बात से दुखी नहीं है, बल्कि विधायकों को डराया धमकाया गया है, क्योंकि कुछ विधायक वहां से जो भाग के भी आए हैं तो उन्होंने यही कहा कि हमें मारने की धमकी दी गई है। और इसमें कितना सत्य है ये सब जांच का विषय है और आने वाले समय में पता चलेगा। जी देखिए फरहान जी, अगर इसमें मारने की धमकी होती है तो देखिए वीडियो जारी करके भी साफ वहां पे दिख रहा है कि वो कैसे वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे लगातार बयान भी आ रहे हैं। देखिए क्योंकि देखिए मारने की अगर धमकी जिसे कह सकते हैं, आपके जैसे मंत्री की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आके वहां पे बयान जरूर दिया था कि हमें जबरदस्ती लिया गया है वहां पे, और वहां पे जो पुलिस है, गुजरात की सूरत की पुलिस है, उन्होंने हमें जबरदस्ती बंधक बना के वहां पे रख रखा है, ऐसा भी बयान उन्होंने कहा था। तो इसके पीछे देखिए बीजेपी की साजिश तो है ही, ये तो देखो सबको पता ही है, लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस देखिए, जो अगर भाजपा वहां पे शासन करती है, अगर भाजपा और एकनाथ शिंदे मिलके वहां पे अगर सरकार बनाते हैं, तो आप देखिए कि एकनाथ शिंदे ने एक तो ये बोल रखा है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है। शरद पवार ने भी ये बोला था कि अगर उनका मुख्यमंत्री बनने का मन था तो ये हमारे उसमें नहीं था, संज्ञान में नहीं था।
तो लेकिन अगर शरद एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनना भी है तो देवेंद्र फडणवीस तो देखिए पहले से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो उन्हें क्या मिलेगा इस बात से? अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो तो या तो देखिए डिप्टी स्पीकर से डिप्टी मुख्यमंत्री बन सकता है लास्ट देखिए, इससे ऊपर तो देखिए बन नहीं सकते क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले से ही बीजेपी का चेहरा है वहां पे। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस पहले से देखिए अमित शाह से मुलाकात करते हैं, अब देखिए अभी भी वो इस वक्त दिल्ली में है। तो उसके बाद अब देखिए कि बीजेपी अगर वहां पे विधानसभा सत्र बुलाती है तो देखिए कि आपको क्या लगता है कि ये दोनों अपने गठबंधन बना के सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? देखिए, गठबंधन बनाने के लिए भी उन्हें महाराष्ट्र आना पड़ेगा, आखिरी में जब सरकार बनेगी महाराष्ट्र आना पड़ेगा। और वह महाराष्ट्र से इस तरह से दूर भाग रहे हैं कि जैसे जंगल में कोई शेर बैठा हो। वह तो महाराष्ट्र आना ही नहीं चाहते हैं। तो और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। समृद्धि जो एक्सप्रेस वे है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार उद्धव सरकार फडणवीस को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो इसका भी विरोध कर रहे थे एकनाथ शिंदे, क्योंकि उस दौरान मंत्रालय भी था एकनाथ शिंदे के पास, तो कहीं ना कहीं उनका नाम आने का आसार भी है। और देवेंद्र फडणवीस उनके मित्र है, वह नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस को फंसाया जाए। और जिस तरह से कांग्रेस से दूरियां होती थी और कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी हताश होंगे। तो अब एकनाथ शिंदे महत्वाकांक्षाओं को लेकर गए हैं, ईडी के डर से विधायक और खुद एकनाथ शिंदे गए हैं, या देवेंद्र फडणवीस के साथ मित्रता में ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। ये तमाम बातें देखिए अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुलकर किसी प्रकार का बयान नहीं दे रहे हैं, वह गोल गोल घुमा रहे हैं। तो जब वह सामने आएंगे या नई सरकार का गठन होगा या नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन जब भी महाराष्ट्र आएंगे वह तभी इन बातों पर खुलकर जो मतलब एक गुत्थी है वह खुलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल। देखिए अब तो बात में ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे का बयान वहां पे आ रहा है, वहां पे उद्धव सरकार ने उन पे व्हिप जारी कर दिया 12 अयोग्य बताते हुए कि देखिए ये 12 विधायक जो अयोग्य हैं। तो देखिए बाद में पता चलेगा, जैसे फरहान साहब ने हमें बताया था कि बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर अकेले ही देखिए दोबारा से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे भी देखिए अगर शरद पवार मान जाते हैं इस बात पे कि उद्धव को साइड करके एकनाथ शिंदे को देखिए मेन चेहरा बना के अगर वो इनके साथ आते हैं, महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में आते हैं, तो भी ये देखने दिलचस्प बात हो सकती है। तो लगातार इसी तरह की चर्चा हम करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।